फटाफट खबरों के बाद अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी उस विध्वंसक जंग की जिसका असर किसी ना किसी तरह पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बीते 48 घंटे से इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। युद्ध के अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बीती रात इजरायल ईरान के हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले वॉर जोन से इस वक्त की 10 बड़े अपडेट आपको हम दिखा देते हैं। पहला बड़ा अपडेट, 48 घंटों से अधिक समय से दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं और बीती रात इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय पर हमला बोला। ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान में तेल डिपो और रिफाइनरी पर भी इजरायल ने अटैक किए हैं। पलटवार में इजरायल पर ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने यह पहले दावा किया कि उसके हमले में अब तक इजरायल के 3 F-35 विमान मार गिराए जा चुके हैं। तो वहीं इजरायल ने दावा किया है कि कल उसके हमले में ईरान के टॉप 9 परमाणु जो वैज्ञानिक हैं, बड़े वैज्ञानिक, उनको मार गिराने का दावा इजरायल ने किया। इतना ही नहीं, जंग के बीच ईरान ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। ईरान ने इजरायल का साथ देने वाले देश यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को हमले की धमकी दी है, चेताया है इन देशों को भी। वहीं भीषण जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर लगभग 50 मिनट बातचीत हुई है और ट्रंप ने इस बातचीत के बाद साफ कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा तो उस पर हमला करेंगे। इजरायल ईरान जंग का असर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर भी पड़ रहा है। हवाई हमले के बीच सीरिया और जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो देखिए, ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। ईरान पर इजरायल के भीषण हमले जारी हैं और परमाणु केंद्रों को दहलाने के बाद अब तेहरान का एयरपोर्ट भी धधक उठा है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर ठिकाने भी तबाह कर दिए। ईरान के हथियार गोदाम भी यहां पर इजरायल के निशाने पर रहे। हालांकि जवाबी हमले में ईरान की ओर से भी कार्रवाई की गई और अटैक्स किए गए। ईरान ने इजरायल के एटमी ठिकाने पर हमले का दावा किया है। दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल का ईरान पर हमला लगातार जारी है। ईरान के तेल डिपो पर एक बड़ा हमला किया गया इजरायल की तरफ से। पश्चिमी तेहरान में यह तेल डिपो जिस पर यह अटैक की जानकारी मिल रही है, इजरायल ने ईरान पर यह हमला किया है। दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही हैं। बड़े दावे भी दोनों ही देश कर रही हैं और एक और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इजरायल ने ईरान पर यह हमला किया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि आग की लपटें, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और ये जो इलाका है यहाँ पर तेल डिपो है और इसी पर ही बड़ा हमला किया है। पश्चिमी तेहरान में ये दरअसल तेल डिपो है जिस पर इजरायल ने हमला किया। ताज़ा अपडेट हम ले लेते हैं। साथ ही इस पूरी जंग के क्या कुछ हालात आगे बनेंगे और कूटनीतिक से लेकर इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नीरज राजपूत, साथ ही मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है सर एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं अपडेट ले लेती हूं अपने संवाददाता नीरज राजपूत से। नीरज, जो कल रात को तस्वीरें सामने आई, 2 दिन हो गए हैं, दोनों देश एक दूसरे पर बड़े हमले का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहां पर बात नहीं रुकती है, ईरान नहीं मानता है, तो इजराइल तो जीत तक अपनी जंग जारी रखेगा, ये इजराइल कह चुका है। और ईरान उन देशों को भी चेता रहा है जो इजराइल का साथ देंगे। दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जो सरगर्मियां हैं बढ़ती जा रही हैं। नीरज, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त जो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की चपेट में लगभग आ चुका है, क्योंकि पहले इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, फिर ईरान ने किया। अब ईरान ने ये कह दिया है कि अमेरिका को भी इस पर निशाना बनाया जा सकता है, जो उनके जो जितने भी उनके सैन्य ठिकाने हैं गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में है। जबकि अमेरिका कह चुका है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। आधिकारिक तौर से कहता है कि नहीं लेना देना है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पीछे अमेरिका ही खड़ा रहता है। अब इसमें इंग्लैंड भी कूद चुका है। इंग्लैंड के फाइटर जेट्स भी जो है बचाव कर रहे हैं, इजराइल का कर रहे हैं। इसमें ईरान की जो मदद कर रहे हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यमन के हुती जो विद्रोही संगठन है वो कर रहे हैं उसका। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले ही इजराइल ने एक और अटैक किया, यमन में कर दिया। यमन की जो कैपिटल है साना, वहां पर ये माना जा रहा था कि जो हुती विद्रोही हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी दौरान इस मीटिंग पर जो अटैक किया गया। नीरज, मैं आपका रुख करूंगी, आपका एक बार ऑडियो और क्लियर हो जाए।
फिर मैं आपका रुख करूंगी। अभी स्थिति की जो गंभीरता है, रणनीतिक पहलू है, इसका वैश्विक असर है और भारत पर इसका क्या प्रभाव है, वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाजी। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और ईरान जो ये धमकी दे रहा है कि जो देश इजराइल का साथ देंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो जिया, पहले हम देखते हैं कि भारत का क्या रवैया। देखो, भारत नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो, क्योंकि भारत के लिए इजराइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान भी। इजराइल भी भारत का दोस्त है। और देखो, एससीओ की एक जो मीटिंग हुई उनकी मेंबर्स की, डिप्लोमेट्स की, उनसे एक प्रकार से एक अंतिम उन्होंने एक आप ये कहें कि दस्तावेज पास किया, उसके अंदर भारत इन्वॉल्व नहीं था। भारत ने इसको नकारा नहीं किया जो इजराइल का हमला ईरान पे था। भारत कहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो भारत एससीओ की जो डिप्लोमेट्स के ऊपर जो भी एक प्रकार से फाइनल कुछ भी डिसीजन लिया, उसमें भारत शामिल नहीं था। मगर सच्चाई क्या है, भारत के लिए क्यों मुश्किलात हैं? क्योंकि भारत को पता है, एक तो वहाँ पर ऑयल की कीमत 10% बढ़ गई है, उससे इम्पैक्ट होगा। अगर वहाँ पर स्थिति खराब होती है मिडिल ईस्ट में, तो हमारे 90 लाख आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो वापस आने की संभावना होगी। वो कम से कम 10 से 12 बिलियन डॉलर भेजते हैं पूरे साल में। और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है चाबार पोर्ट, जो चाबार पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, जो कि ईस्ट यूरोप और रूस को जोड़ता है। वो अगले 3-4 साल में 5% वर्ल्ड का ट्रेड वहाँ से होने वाला था। अगर ये लड़ाई बढ़ती है इजराइल और ईरान के बीच में, तो हो सकता है चाबार पोर्ट में भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ऑयल के रेट बढ़ेंगे, एयर फेयर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं उसके कारण एक डिटूर लेना पड़ेगा। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ईरान है वो आपका पर्शियन गल्फ में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर वो ब्लॉक लगा सकता है। जो ऑयल आता है आपका सऊदी अरेबिया और इराक से, उसके अंदर कमी हो सकती है। और तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, भारत नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा तो इजराइल के लिए भी, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ से वेपन आते हैं, वहाँ से हमारा जो है टेक्नोलॉजी से बड़ा मिलाप है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति होगी कि किस तरफ जाना है। भारत एक न्यूट्रल है, भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जिस प्रकार से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही, धीरे धीरे ऐसा लगता है जिया ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि ये स्टार्ट हुआ था इजराइल की गंभीरता को भी हम समझ रहे हैं और इसका वैश्विक असर, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर लगातार इसको लेकर एनालाइज इसको किया जा रहा है। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, ईरान के रक्षा मंत्रालय पर इजराइल का हवाई हमला, डिफेंस रिसर्च के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर ये हमला किया गया है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। डिफेंस रिसर्च के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, तो वहीं तेल अवीव में भी इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला हुआ है। एक दूसरे के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को, उन स्थानों को निशाना बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नीरज, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट, क्योंकि ऐसे इलाकों को, ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से वाकई डिफेंस का काम होता है। दोनों ही देश अपनी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, वो फैसले वहीं से लिए जाते हैं और उन्हीं ठिकानों को अब निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल जिया, ये देखिए बिल्कुल नए तरीके का जो युद्ध है, इसमें जो युद्ध शैली जो इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि अर्बन वॉरफेयर है। इसमें आप जैसे इजराइल को देखेंगे तो आपने सबसे पहले उनके ईरान की जितनी भी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उन सबको पूरा सफाया कर दिया, चाहे आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, जो उनकी IRGC बहुत स्ट्रांग जो उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके चीफ है, उनको मार गिराया प्रेसिशन स्ट्राइक से। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे आपने बताया करीब 9 से 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार गिराए। अब उनकी कोशिश ये है कि जहां जहां पर ये महत्वपूर्ण ठिकाने, जहां से पूरी मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है, जहां से आप स्ट्राइक के ऑर्डर्स देते हैं, जहां डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं, उन सब पर अटैक करना है। इजराइल ने भी ऐसे ही किया। इजराइल ने जो भी बीती रात किया वो ईरान की तेहरान में कैपिटल है उनकी, वहां पर रक्षा मंत्रालय पर अटैक किया, खुद ईरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया।
इसी तरह से जो फ्राइडे नाइट को जब ईरान ने अटैक किया तेल अवीव में किया, इजराइल के सबसे बड़े शहर में, तो वहां डिफेंस मिनिस्ट्री को ही अटैक किया, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में ही सारे आपके वॉर रूम्स होंगे, आपके पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप सब वहीं पर मौजूद होगी, आपके मिडिल लेवल जो कमांडर्स होंगे वो सब रणनीति वहीं बना रहे होंगे, वहीं से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो इन सबको पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों द्वारा। बिल्कुल, अश्विनी सवाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल मेरा यही है, जैसा कि आप दूसरे देशों की भी बात कर रहे थे और अमेरिका के द्वारा लगातार जो परमाणु समझौता है उसको लेकर बात की गई, लेकिन अब तो जो स्थितियां हैं इसके बाद क्या रुख अपनाया जाता है बड़े देशों के द्वारा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो? क्योंकि अभी जानकारी मिली कि अमेरिका रशिया के बीच में भी फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन एक न्यूट्रलाइज बिहेवियर भारत का है, लेकिन इनका क्या होगा इस पर नजर रहेगी हमारी उसके बाद, क्योंकि ट्विस्ट आ सकता है कुछ। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है, इस लड़ाई की कीवर्ड एक ही है कि अगर ईरान जो अमेरिका की बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में करीब के 12 के करीब हैं, जिसमें से 8 परमानेंट हैं, जो कि आपकी सीरिया के अंदर भी है, इराक के अंदर भी है और सऊदी अरेबिया में भी है, कुवैत में भी है, ओमान में भी। अगर उन बेसिस पे हमला कर देता है तो फिर ये डायरेक्ट अटैक अमेरिका को होगा और फिर अमेरिका खुल के आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका अभी इजराइल के साथ नहीं खड़ा, मगर वो इनडायरेक्टली खड़ा हुआ है। उसने हेल फायर मिसाइल भी दी, एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम जो काम कर रहा है, थर्ड कर रहा है, मगर अभी तक खुल के अमेरिका नहीं आया इजराइल के साथ। ये डिपेंड होगा ईरान क्या रवैया। ईरान अगर हमला डायरेक्ट करता है अमेरिका के बेसिस पे मिडिल ईस्ट में, फिर अमेरिका आ जाएगा और उससे फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, फिर रूस और चीन के भी ईरान की तरफ आने के चांसेस हैं, मगर लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि ये लिमिटेड लेने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बातचीत हो रही है अमेरिका और रूस के अंदर भी, और कहीं ना कहीं अमेरिका ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि इसकी लड़ाई के दायरे को नहीं बढ़ाया जाए। ओमान में बातचीत होनी थी 6 के जो एक प्रकार मीटिंग थी जो कि संडे को होनी थी, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार से सिचुएशन फैन आउट हो रही हैं कि इजराइल ने काफ़ी हद तक उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया है, उसके साइंटिस्ट मार दिए हैं, उसके टॉप आर्मी कमांडर्स मार दिए हैं, और ईरान ने भी पलट वार किया है, मगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ नहीं है इजराइल पे, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम एयर आयरन डोम और आप ये कह सकते हैं एक प्रकार थर्ड और पेट्रोइड ने रोक ली, मगर ईरान भी क्लेम करता है कि हमने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है इजराइल का। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से क्लेम काउंटर क्लेम है। हो सकता है 2-3 दिन के बाद ये लड़ाई रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ने मिसाइल रॉकेट्स जो हैं, ये एक चीज माननी पड़ेगी, ईरान पे किसी ने ये नहीं सोचा था इतनी हाइपरसोनिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल हैं जैसे फतेह का उसने इस्तेमाल किया। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई शायद ना फैले, इसकी वजह यही है। अगर ईरान अभी भी संघर्ष यहाँ पर नजर आ रहा है और ये देखना होगा कि अभी आगे क्या कदम दोनों ही देश उठाते हैं, 2 से 3 दिन में क्या रुख अपनाता है। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। नीरज, देखिए जिया, जो ये शुरुआत हुई, जो इजराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लायन जो लॉन्च किया, जो जिया देखिए जो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इजराइल ने लॉन्च किया है, वो दरअसल इसीलिए किया गया है क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान जो है, जो अपना जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जरिए जो है वो परमाणु हथियार जो है डेवलप कर रहा है, तैयार कर रहा है। हालांकि बातचीत चल रही थी, आपने भी बताया अमेरिका के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में अब इजराइल का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि ईरान ने परमाणु हथियार बिल्कुल बना लिए। 9 उन्होंने नाम दिया कि 9 परमाणु हथियार जो था, बम जो था या मिसाइल जो था, वो बनाकर तैयार करने वाला इतना यूरेनियम जो है उन्होंने तैयार कर लिया। यूरेनियम तो मिलता ही है, लेकिन उनको एनरिच किया गया, उसका कारण था उनके पीछे। तो इसके ऊपर अटैक करने के ऊपर ये जंग जो शुरुआत हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है या न्यूक्लियर मिसाइल वेपन्स जो है वो तैयार कर लिए हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान ने। इसीलिए उन्होंने उनके जितने भी परमाणु संयंत्र हैं जहां पर सिविल प्रोग्राम चल रहे थे, प्रोजेक्ट चल रहे थे, उन सब पर अटैक किया। एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी, कम लोग जानते थे, नैंटेज करके जो जगह का नाम है, वो उसके बारे में पहली बार उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी इनका जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर उस प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने अटैक किया है। तो अब अगर ये गंभीर, क्योंकि ये बात सही है जिया कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ईरान उनको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो हिजबुल्ला था जिसको पिछले 2 साल में खत्म किया, हमास हो या हूती विद्रोही जिसके बारे में हम लोग बात चल रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि वो उनको वेपन्स दे दें, लेकिन अभी इस वक्त जो है इजराइल ने पूरी तरह से जो है पैरालाइज कर दिया ईरान को उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट।